चीन भी भारत की तरह ही हजारों बरस के कालक्रम से संस्कृतियों का पालना रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी सदियों पुराने हैं। संस्कृतियां पनपी, सभ्यताएं बनी, सत्ता बदली, लेकिन व्यापार चलता रहा। आज के दौर में तो व्यापार और आर्थिक संबंध किसी भी रिश्ते के केंद्र में आ चुके हैं। भारत और चीन इन रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि हजारों साल पहले भारत और चीन के बीच व्यापार कैसे होता था, कौन कौन से सामान भारत से चीन जाते थे, चीन भारत को क्या क्या बेचता था, आदि इत्यादि। नमस्कार साथियों, मैं हूं बबलू सिंह। आज आप हमारा शो देख रहे हैं दर्पण। दर्पण में आज हम आपको बताएंगे इंडिया और चाइना के दिलचस्प ट्रेड हिस्ट्री के बारे में। चीन से भारत के रिश्ते की पहली कड़ी में हमें आज से 60 से 70 हजार साल पीछे ले जाती है। शिकार की तलाश में जब इंसान के पुरखे अफ्रीका से बाहर निकलने शुरू हुए तो उनके कदम अरब ईरान के रास्ते पहले भारत में पड़े और फिर चीन तक पहुंचे। सबसे पहले कबीले बने, फिर जगहों की मार्किंग शुरू हुई। कहीं खेती में सरप्लस पैदावार होने लगी तो किसी को समंदर से मछली और मोती मिलने लगे। अनाज के बदले मोती और मछली का लेन देन शुरू हुआ। ऐसे शुरू हुआ व्यापार। आज से करीब 2200 साल पहले जब हमारे देश में मौर्यों का मगध कमजोर हो रहा था, उत्तर पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत पार करके यूनानी और मध्य एशिया आक्रमणकारी भारत में दाखिल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चीन में उदय हुआ हान वंश का। ये वही हान वंश था जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी थी। हान डायनेस्टी ने 206 ईसा पूर्व से करीब 25 ईस्वी तक शासन किया। इस हान वंश ने दुनिया का सबसे पुराना ट्रेड नेटवर्क सिल्क रूट भी विकसित किया था। यह रास्ता एशिया के पूर्वी छोर पर चांगआन यानी कि आज के सियान से शुरू होता है और यूरोप के पश्चिमी छोर पर स्पेन के गेट्स यानी आज के कैडीज तक जाता था। तकरीबन 7000 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर चीन की तरफ से सबसे अहम सामान रेशम हुआ करता था। अब 3 बातें यहाँ पर गौर करने वाली हैं। बात नंबर 1, पहली बात व्यापार जो वो 2 तरफा होता था। दूसरी बात भारत के मसाले, चीन का रेशम और यूरोप के कई उत्पाद आपसी खरीद फरोख्त का हिस्सा हुआ करते थे। और तीसरी बात ये सिर्फ एक मार्ग नहीं था, 3 रास्ते थे। एक मुख्य मार्ग रेशम मार्ग, दूसरा दक्षिण रेशम मार्ग और एक समुद्री रेशम मार्ग। इन 3 में से 2 रूट्स के सिरे भारत से होकर गुजरते थे। दक्षिण रेशम मार्ग का विकास 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ। इस समय चीन में हान वंश का शासन था। जैसे कि हमने बताया, पहले शासन अभी तक बरकरार था। रास्ते के बनने की एक बड़ी वजह मध्य एशिया के कबीलों से चीन की दुश्मनी थी। मुख्य रेशम मार्ग व्यापार करना जब कठिन हो गया तब विकल्प के तौर पर यह रूट इस्तेमाल में आने लगा। कालिंग एंड चाइना स्टडी एंड एशियंट रिलायंस नाम के शोध डॉक्टर वेणुधर पात्रा इस शाखा का विस्तार कुछ यूं बताते हैं कि रूट चीन के चेंगदू यानी आज के सिचुआ से शुरू होकर म्यांमार के रास्ते भारत उपमहाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता था। त्राम लिपि यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था और यहीं से नेपाल होते हुए तिब्बत को भी एक मार्ग जाता था। चीन के कुछ स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के नकाशीदार कार्नेलियन मोती मिलते हैं जो कम से कम 3000 साल पुराने तो हैं ही। यहाँ से चीन रेशम, लोहा, सिंदूर, कंग किस्म का बांस ये सब भारत भेजता था। बदले में भारत से कांच के बर्तन, मूंग, मणिक जैसे रत्न, सीपिया, चांदी, कपास ये सब वहाँ जाता था। चीन के यूनान प्रांत से सोना, चांदी, टन और तांबे जैसे खनिज भारत आते थे। इसी तरह व्यापार दोनों देशों में आगे बढ़ रहा था। सांग जैसे विद्वानों की माने तो इसी रास्ते के जरिए बौद्ध धर्म भी चीन तक पहुंचा। इस रूट को तिबेटन हॉर्स रूट कहा जाता था। भारत से चीन पहुंचने वाले भिक्षुओं के बारे में कुछ जानकारियां यहाँ जानने समझने योग्य हैं। चीन में एक व्हाइट हाउस मिनिस्ट्री है जिसे चीन का सबसे पहला बौद्ध मठ कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर पीसी बागची अपने किताब इंडिया एंड चाइना इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं कि पहली सदी में हान वंश के शासक हुए मिंगती एक दिन सपने में उनको एक सुनहरा आदमी दिखाई दिया। अगले दिन चर्चा हुई तो दरबारियों ने बताया कि यह तो महात्मा बुद्ध थे। लिहाजा बुद्ध को समझने के लिए सन 65 में चीनी राजदूत भारत आए। वापसी में उनके धर्मरक्ष और कस्य मातक नाम के बौद्ध भिक्षु चीन गए। भिक्षुओं के चीन तक की यात्रा सफेद घोड़े पर हुई। इसी के नाम पर चीन के पहले मठ को व्हाइट हाउस मिनिस्ट्री कहा गया। ऐसे ही भारत में चीन का पहला उल्लेख 2400 साल पहले लिखी गई कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है।
भारत सरकार की तरफ से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया चाइना कल्चरल कंटेंट के अनुसार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चीन को सिनपट, चीन भूमि और रेशम के लिए कौशे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह सैकड़ों की संख्या में चीनियों का भारत आना होता रहा। तब तक कुषाणों ने उत्तर भारत के अच्छे से कैप्चर कर लिया था। एक तरफ भारत और रोमन साम्राज्य का व्यापार फल फूल रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत से चीन का व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। एशियंट एंड इंडिया, एशियंट चाइना ट्रेड एंड रिलीजियस एक्सचेंज से पता चलता है कि रेशम मार्ग का फैलाव भले स्पेन तक था, लेकिन इसी दौर में चीन से रोमन साम्राज्य के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तटीय शहरों को रोमन साम्राज्य के सिक्के और चीनी सिक्के खूब मिलते हैं। व्यापार में मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, चावल की खेती की तकनीक भी यहाँ से वहाँ तक शामिल रही। मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहना मुनासिब होगा कि भारत न सिर्फ चीन के बल्कि रोमन साम्राज्य से भी ट्रेड पार्टनरशिप बनाई थी। चीन से भारत का समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार भी सदियों से पुराना रहा है। बंगाल का ताम लिपित हो या उड़ीसा का कालिंग तट आयात निर्यात केंद्र के तौर पर भारत बंदरगाह इस्तेमाल होते आए हैं। आज से 1500 साल पहले कालिंग के तट पे साधवा यानी सौदागर दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के लिए पहुंचे थे और यहीं सत्ता से समाज तक में घुले मिले। समुद्री रास्ते के ऐतिहासिक साक्ष्य भी आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ मिले चीनी सिक्के भी इन बातों की तस्दीक करते हैं कि चीन और भारत व्यापारिक संबंध हालिया दिनों में एक बार फिर से चर्चा में आए। इसलिए हमने आपको अतीत के पन्ने पलट कर बताया कि पुराने समय में प्राचीन काल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कैसे बने और कैसे बढ़े। आप